नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जरदारी क्लासेस में। दोस्तों, इंडियन हिस्ट्री का आज ये 29वां लेक्चर है जिसमें हम यहाँ पे चर्चा करेंगे सूरी साम्राज्य के बारे में। सूरी साम्राज्य, जिसको सूर साम्राज्य के नाम से भी जाना जाता है, इसका संस्थापक था शेर शाह सूरी। और ये वही शेर शाह सूरी है दोस्तों जिसने मुगलों को पराजित करके या हुमायूं को पराजित करके सूर साम्राज्य या सूरी साम्राज्य की स्थापना की थी। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर दोस्तों आज ये होने वाला है, जिसमें हम पहले जानेंगे यहाँ पे कि किस प्रकार शेर शाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की, किस प्रकार उसने मुगलों को पराजित किया, और उसके बाद अंत में यहाँ पे चर्चा करेंगे उसके प्रशासनिक ढांचे के बारे में, जिसके लिए शेर शाह सूरी प्रसिद्ध है, जिसके लिए शेर शाह सूरी को जाना जाता है। तो काफी महत्वपूर्ण निर्माण कार्य भी इसके द्वारा किए गए हैं। तो कंप्लीट एक ही वीडियो में दोस्तों, इस एक ही लेक्चर में मैं आपको कंप्लीट सूरी साम्राज्य आज कराने वाला हूं। तो काफी महत्वपूर्ण लेक्चर होने वाला है। तो शुरू करते हैं दोस्तों आज का लेक्चर। दोस्तों, सूरी साम्राज्य जिसका संस्थापक था शेर शाह सूरी। तो शेर शाह सूरी के इतिहास के बारे में जान लेते हैं कि किस प्रकार ये इतने बड़े साम्राज्य की स्थापना करता है। शेर शाह सूरी, जिसके बचपन का नाम था फरीद खां और इसके पिता का नाम क्या था दोस्तों, हसन खां, जो कि जौनपुर का एक जागीरदार हुआ करता था। जौनपुर का जागीरदार। शेर शाह सूरी को शेर खां की उपाधि दी गई है। अब ये शेर खां की उपाधि शेर शाह सूरी को किसने दी है, किसके द्वारा दी गई है, तो मोहम्मद बहार खां लोहानी। मोहम्मद बहार खां लोहानी। ये मोहम्मद बहार खां लोहानी कौन था दोस्तों, तो ये था एक प्रमुख अफगान सरदार जो कि उस समय बिहार पर शासन करता था। और शेर शाह सूरी इसी मोहम्मद बहार खां लोहानी के दरबार में रहता था। एक दिन शेर शाह सूरी ने, जिसका बचपन का नाम था फरीद खां, यानी फरीद खां ने मोहम्मद बहार खां लोहानी के सामने एक शेर का शिकार किया था, जिसके कारण उसकी वीरता से प्रभावित होकर मोहम्मद बहार खां लोहानी द्वारा फरीद खां को शेर खां की उपाधि दी गई और तभी से प्रसिद्ध हुआ शेर शाह सूरी। अगर बात करें कि शेर शाह सूरी ये साम्राज्य का शासक कैसे बना, तो इसकी शुरुआत दोस्तों यहीं से हुई। बिहार का उस समय जो शासक था मोहम्मद बहार खां लोहानी, एक अफगान शासक था। जैसे इसकी मृत्यु हो जाती है, इसका निधन हो जाता है, तो इसकी विधवा बेगम, किसकी विधवा बेगम, मोहम्मद बहार खां लोहानी की मृत्यु के बाद उसकी विधवा बेगम, जिसका नाम था दुद्दू बेगम, शेर शाह सूरी इससे विवाह कर लेता है और इस प्रकार से ये बन जाता है बिहार का शासक। तो बिहार का शासक बन चुका है दोस्तों शेर शाह सूरी। इस प्रकार से मोहम्मद बहार खां लोहानी की विधवा बेगम दुद्दू बेगम से विवाह करके वो बिहार का शासक बन जाता है। इसी प्रकार से दोस्तों शेर शाह सूरी चुनार के किले पर भी अधिकार करता है। चुनार का किला 1531 में। चुनार का जो किला था, इसका जो किलेदार था उसका नाम था ताज खां। ताज खां की पत्नी का नाम था लाडली बेगम। तो जैसे ही ताज खां की मृत्यु हो जाती है तो लाडली बेगम से भी विवाह कौन कर देता है, शेर शाह सूरी करता है। और इस प्रकार से चुनार का किला भी उसके अधिकार में आ जाता है 1531 में। तो इस प्रकार से उसने विवाह करके कुछ छोटे छोटे किलों को अपने अधिकार में ले लिया। अब उसके कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में जान लेते हैं। देखो, अभी वो दिल्ली का शासक नहीं बना, अभी हम उसके प्रारंभिक इतिहास के बारे में यहाँ पे चर्चा कर रहे हैं। अभी दिल्ली में किसका शासन है, तो वो है हुमायूं का। तो अभी हम इसके प्रारंभ इतिहास के बारे में चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार ये प्रारंभ में कुछ युद्ध करके धीरे धीरे अपने साम्राज्य को बढ़ाता है और अंत में मुगलों को पराजित करके दिल्ली पर भी अपना अधिकार कर लेता है। तो इसके कुछ प्रमुख युद्धों के बारे में चर्चा कर लेते हैं दोस्तों। इसका आप स्क्रीनशॉट यहाँ पे ले सकते हैं, फिर मैं इसको मिटा के आगे बढ़ता हूं। अगर बात करें दोस्तों शेर शाह सूरी के प्रमुख युद्धों के बारे में, तो इसका एक प्रमुख युद्ध होता है सूरजगढ़ की लड़ाई 1534 में। इससे पूर्व आपको एक पॉइंट और नोट करना है 1532 में, क्योंकि देखो अभी मैंने आपको बताया था 1531 में इसने चुनार किले पर कब्जा कर लिया है, चुनार किला। और 1532 में हुमायूं इस चुनार के किले पर घेरा डाल देता है। हुमायूं और शेर शाह सूरी के मध्य संघर्ष होता है, लेकिन
हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य संधि हो जाती है और शेरशाह सूरी हुमायूं को भरोसा दिलाता है कि मैं हर मुश्किल में मुगलों की सहायता करूंगा, यानी मुगलों का वफादार बन के रहूंगा। तो 1532 में हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य यह संधि हो जाती है और उसके बाद हुमायूं वापस लौट आता है और हुमायूं अपने पश्चिम अभियान में व्यस्त हो जाता है। ये मैंने आपको जब हुमायूं के बारे में बताया था, क्योंकि हुमायूं मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूं और इससे पहले अगर आपने हुमायूं वाला लेक्चर नहीं देखा है तो उसको दोस्तों आप जरूर देखें, तभी आपको ये वाला लेक्चर समझ में आ सकेगा। तो हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य यहाँ पे संधि हो जाती है 1532 में। उसके बाद सूरजगढ़ की लड़ाई होती है 1534 में। किस किस के मध्य? तो शेरशाह सूरी और बंगाल शासक महमूद खां के मध्य ये लड़ाई होती है। इसमें परिणाम क्या निकलता है? शेरशाह सूरी इसमें विजयी हो जाता है। तो अब यहाँ पे संपूर्ण बिहार और संपूर्ण बंगाल का क्षेत्र ये किसके अधिकार में आ चुका है? तो शेरशाह सूरी के अधिकार में आ चुका है। अब ये लगातार अपनी सेना में वृद्धि कर रहा है और अपने साम्राज्य में क्या कर रहा है? विस्तार कर रहा है। अब यहाँ पे उधर से दोस्तों हुमायूं जो कि उस समय पश्चिम अभियान में व्यस्त था, यहाँ पर वो देखता है कि शेरशाह सूरी जो कि अपने साम्राज्य में लगातार वृद्धि कर रहा है, विस्तार कर रहा है, तो हुमायूं इसको रोकने के लिए आगे बढ़ता है और हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य युद्ध होता है चौसा का युद्ध 1539 ईस्वी में शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। इसका परिणाम क्या होता है? इसमें शेरशाह सूरी विजयी हो जाता है, हुमायूं बुरी तरह से पराजित हो जाता है। लेकिन अभी भी शेरशाह सूरी पूर्ण रूप से मुगलों को पराजित नहीं कर पाया। तो एक अन्य युद्ध होता है फिर शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य, जिसका नाम था कन्नौज या बिलग्राम युद्ध। ये युद्ध होता है 1540 ईस्वी में। ये किसके बीच हुआ? शेरशाह सूरी और हुमायूं के मध्य। इसका परिणाम क्या निकला दोस्तों? शेरशाह सूरी इसमें विजयी हो जाता है और इसमें मुगलों की सत्ता पूर्ण रूप से समाप्त हो जाती है जब तक यहाँ पे सूर साम्राज्य रहता है। तो मुगलों की सत्ता यहाँ पे समाप्त हो चुकी है। हुमायूं जो कि अपने राज्य से बेदखल हो चुका है और हुमायूं कई सालों तक, लगभग 15 वर्षों तक इधर उधर दोस्तों भटकता रहता है। ये मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था। तो कन्नौज या बिलग्राम युद्ध के परिणाम क्या निकले? शेरशाह सूरी विजयी, मुगलों की सत्ता यहाँ पे समाप्त हो चुकी है, हुमायूं अपने साम्राज्य अपने राज्य से बेदखल हो चुका है और दिल्ली पर सूर्यवंश की स्थापना हो चुकी है। तो 1540 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा सूर्यवंश की स्थापना की गई। महत्वपूर्ण प्रश्न ये बन सकता है। तो अभी तक दोस्तों हमने शेरशाह सूरी के प्रारंभिक इतिहास के बारे में चर्चा की। अब हम चर्चा करेंगे कि जब सूर्य साम्राज्य की स्थापना हो जाती है और शेरशाह सूरी दिल्ली की गद्दी पर बैठ जाता है तो किस प्रकार ये अपना शासन यहाँ पे चलाता है, कौन कौन से ये विजय अभियान करता है और किस प्रकार से इसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी और इसके कौन कौन से वंशज थे और किस प्रकार फिर सूर्य साम्राज्य का भी यहाँ पे अंत हो जाता है और पुनः मुगल वंश की स्थापना हो जाती है। तो शेरशाह सूरी जिसका शासनकाल है 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। देखो अभी सूर्य साम्राज्य की स्थापना हो चुकी है दिल्ली में और दिल्ली की गद्दी पर कब से कब तक शेरशाह सूरी का शासन रहा? 1540 से लेकर 1545 ईस्वी तक। इसका साम्राज्य, इसने अपने साम्राज्य में विस्तार किया और अपने साम्राज्य को बंगाल से लेकर सिंध तक इसने अपने साम्राज्य को फैला दिया था। यहाँ पे बंगाल है, ये आप देख सकते हैं, और ये है सिंध। जम्मू कश्मीर को छोड़कर बंगाल से सिंध तक ये क्या है, इसका साम्राज्य यहाँ पे फैला हुआ था। और ऐसा भी माना जाता है कि तुगलक वंश के शासक मोहम्मद बिन तुगलक के बाद उत्तर भारत में शेरशाह सूरी ने ही इतने बड़े साम्राज्य को बढ़ाया था, इतने अपने साम्राज्य को विस्तृत किया था। क्योंकि मुगल वंश में अभी सिर्फ बाबर और हुमायूं ही आए थे, वो मुगल वंश को अभी स्टेबल करने में ही लगे थे कि तब तक शेरशाह सूरी ने यहाँ पे मुगल वंश को ही समाप्त कर दिया। पुनः जब मुगल वंश की स्थापना होगी तो फिर अकबर अपने साम्राज्य को काफी विस्तृत कर देता है। लेकिन कुल मिला के यहाँ पे आपको ये समझना होगा कि मोहम्मद बिन तुगलक के बाद अभी शेरशाह सूरी ऐसा शासक है जितने उत्तर भारत में इतने बड़े साम्राज्य को फैलाया है। अगर बात करें दोस्तों शेरशाह सूरी के विजय अभियानों की, तो यहाँ पे 1543 में इसने किया था रायसीन पर आक्रमण। इसको आप यहाँ पे लिखना, ठीक है, क्योंकि गोखरों का या खोखरों से ये तो 1541, उसके बाद मालवा अभियान आपको लिखना है और उसके बाद लिखना है रायसीन पर आक्रमण, क्योंकि ये
1543 में किया गया था। तो 1543 में रायसीन पर आक्रमण किया था शेरशाह सूरी ने। और रायसीन का शासक कौन था? राजपूत शासक था ये, पूरनमल। माना जाता है कि पूरनमल की धोखे से हत्या की गई शेरशाह सूरी द्वारा। और शेरशाह सूरी ने यहाँ पे रायसीन पर अत्यधिक अत्याचार किए थे। वहां की महिलाओं ने जौहर किए थे। और शेरशाह सूरी का एक सैनिक हुआ करता, एक सेनापति हुआ करता, उसने क्या करे दोस्तों, इस घटना से विचलित होकर, क्योंकि इतनी क्रूर ये घटना थी, तो विचलित होकर आत्महत्या कर ली। आत्महत्या किसने कर ली? आत्महत्या कुतुब खां। कुतुब खां ये शेरशाह सूरी का सैनिक हुआ करता था। तो रायसीन पर आक्रमण की जो घटना थी, उस घटना से विचलित होकर शेरशाह सूरी के सेनापति कुतुब खां ने आत्महत्या कर दी। उसके बाद गोखरों या खोखरों के मध्य युद्ध 1541 में ये अभियान शेरशाह सूरी ने चलाया था। गोखर या खोखर ये लूटपाट मचाते थे शेरशाह सूरी की पश्चिमी सीमाओं में। तो शेरशाह सूरी ने इन पर आक्रमण किया था 1541 में और अपनी सीमा के पश्चिमी भाग में एक किले का निर्माण किया। महत्वपूर्ण किला है दोस्तों एग्जाम के व्यू पॉइंट से। इस किले का नाम है रोहतासगढ़ किला। रोहतासगढ़ किला, और ये है पश्चिमी बिहार में। कहां स्थित है ये? पश्चिमी बिहार में है ये रोहतासगढ़ किला, जिसका निर्माण किसके द्वारा किया गया था? शेरशाह सूरी द्वारा। मालवा अभियान 1542 में किया गया शेरशाह सूरी द्वारा, और मालवा पर भी इसने अधिकार किया। कुल मिला के इसने लगभग संपूर्ण राजस्थान पर उस समय अधिकार कर लिया था शेरशाह सूरी ने। मारवाड़ अभियान, ये इसका सबसे प्रमुख अभियान है। मारवाड़ अभियान 1544 में। मारवाड़ का शासक था मालदेव, और ये मालदेव काफी शक्तिशाली शासक हुआ करता था। मारवाड़ अभियान के दौरान युद्ध होता है मालदेव और शेरशाह सूरी के मध्य, जिसकी युद्ध का नाम है गिरि सुमेल युद्ध। क्योंकि जो गिरि सुमेल नामक स्थान है ये अजमेर और जोधपुर के मध्य स्थित है। तो अजमेर और जोधपुर के मध्य गिरि सुमेल नामक स्थान पर शेरशाह सूरी और मालदेव के मध्य युद्ध होता है 1544 में। इस युद्ध को गिरि सुमेल युद्ध के नाम से जाना जाता है। इसमें शेरशाह सूरी ने देखा कि जो मालदेव काफी शक्तिशाली है, मतलब आसानी से वो पराजित नहीं होने वाला। तो शेरशाह सूरी ने यहाँ पे एक कूटनीति चली। उसने क्या किया कि मालदेव के सैनिकों या जो उसकी सेना थी वहां पर कुछ पत्र भेजे, और उसमें उसने क्या लिखा कि उसके जो प्रमुख सरदार थे, प्रमुख सैनिक हुआ करते थे मालदेव के, उसमें झूठी अफवाहें फैलाई कि वो शेरशाह सूरी की तरफ मिल गए। तो फिर मालदेव की सेना में अफरा तफरी मच गई। मालदेव को खुद अपने सैनिकों से उसका विश्वास उठ गया, जिसके कारण उसको पीछे हटना पड़ा, और इस प्रकार से मारवाड़ अभियान में सफल हो जाता है शेरशाह सूरी का। शेरशाह सूरी का कथन भी है दोस्तों मारवाड़ अभियान पर कि मैं मुट्ठी भर बाजरे के लिए लगभग हिंदुस्तान का साम्राज्य खो चुका था। इतना शक्तिशाली था मालदेव और लगभग हारने वाला था शेरशाह सूरी, लेकिन इसने एक कूटनीति चाल चल दी, जिसके कारण मारवाड़ अभियान भी इसका सफल हो जाता है। तो ये कुछ प्रमुख अभियान थे शेरशाह सूरी के। इसका आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। उसके बाद शेरशाह सूरी का जो अंतिम अभियान था वो था कालिंजर अभियान। कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है ये एग्जाम में कि शेरशाह सूरी का अंतिम अभियान कौन सा था, तो वो था कालिंजर अभियान, जो कि 1545 ईस्वी में शेरशाह सूरी द्वारा किया गया था। कालिंजर का शासक था कीरत सिंह। और इस कालिंजर अभियान के दौरान क्या होता है, शेरशाह सूरी किले को घेरते वक्त एक उक्का नामक आग्नेयास्त्र चला रहा था, जिसका प्रयोग करते वक्त वहां पे क्या हो जाता है, विस्फोट हो जाता है, जिसके कारण शेरशाह सूरी घायल हो जाता है और 1545 में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार शेरशाह सूरी क्या हो जाता है दोस्तों, शेरशाह सूरी का अंत हो जाता है। कालिंजर अभियान इसका अंतिम अभियान था और कालिंजर अभियान के दौरान ही इसकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद अगर शेरशाह सूरी के वंशजों की बात करें तो यहाँ पे आपको एक और महत्वपूर्ण पॉइंट में आपको बता दूं कि जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो जो शेरशाह सूरी था वो एक अफगान था, ठीक है। सूरी साम्राज्य जो था वो अफगान वंश था, सूरी वंश एक अफगान वंश था, ये आपको नोट करना है। तो जैसे ही शेरशाह सूरी की मृत्यु हो जाती है तो अफगान आपस में ही क्या करने लग जाते हैं, संघर्ष करने लग जाते हैं
एक दूसरे का विरोध करने लग जाते हैं, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा करने लग जाते हैं, जिसके कारण सूर्य वंश धीरे धीरे पतन की ओर बढ़ने लगता है। और अंत में जब हुमायूं वापस आता है तो हुमायूं अफगानों को पराजित करके पुनः मुगल वंश की स्थापना करता है। तो जानते हैं किस प्रकार से पुनः मुगल वंश की स्थापना होती है। तो शेरशाह सूरी के वंशजों के बारे में जान लेते हैं। यहाँ से वैसे ज्यादा प्रश्न नहीं बनते हैं, लेकिन आपको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे, ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो कि किस प्रकार मुगल वंश की पुनः स्थापना हुई थी, समझाने के लिए मैं आपको इतना डिटेल्स में यहाँ पे बता रहा हूँ। तो शेरशाह सूरी के बाद शासक बनता है इस्लाम शाह 1545 से लेकर 1553 तक। ये एक योग्य शासक था और शेरशाह सूरी का ये उत्तराधिकारी था, उसका बेटा था। लेकिन इसका जो अधिकांश समय जो इसने बिताया वो अपने भाइयों के विद्रोह या अफगानों के जो कबीलाई झगड़े थे उनके मध्य संघर्ष करते करते इसने अपना साम्राज्य का, अपने शासनकाल का अधिकांश समय बिता दिया था। उसके बाद शासक बनता है फिरोज शाह सूरी, ये भी काफी कम समय के लिए शासक बनता है। उसके बाद मोहम्मद शाह आदिल, उसके बाद इब्राहिम शाह सूरी, और उसके बाद शासक बनता है सिकंदर शाह सूरी। सिकंदर शाह सूरी के समय ही सरहिंद का युद्ध होता है 1555 ईस्वी में, जो कि एक निर्णायक युद्ध था कि यहाँ पे मुगल वंश की पुनः स्थापना और अफगानों का यहाँ पर जो सूर साम्राज्य था उसका पतन। तो सरहिंद का युद्ध 1555 में लड़ा गया सिकंदर शाह और हुमायूं के मध्य। सिकंदर शाह जो कि अफगान वंश सूर वंश का नेतृत्व कर रहा था और हुमायूं मुगल वंश का, मुगल साम्राज्य का नेतृत्व कर रहा था। तो हुमायूं इसमें जीत जाता है, सिकंदर शाह इसमें पराजित हो जाता है। और इस प्रकार दोस्तों 1555 में पुनः दिल्ली में किस वंश की स्थापना हो चुकी है, तो वो हो चुकी है मुगल वंश की स्थापना। सिकंदर शाह सूरी इस युद्ध में भाग जाता है और शासक किसको बनाता है, आदिल शाह को। अब देखो आदिल शाह अभी जो बिहार है, बिहार के आसपास का एक छोटा सा क्षेत्र वहां पे शासन कर रहा है, क्योंकि दिल्ली तो किसके कब्जे में आ चुकी है, मुगल वंश के शासक हुमायूं के कब्जे में। आदिल शाह जब शासक बनता है तो इसने हेमू को अपना सेनापति बनाया और इसी हेमू और अकबर के मध्य युद्ध होता है पानीपत का द्वितीय युद्ध। पानीपत का द्वितीय युद्ध में अकबर जीत जाता है, हेमू पराजित हो जाता है और इस प्रकार आप कह सकते हैं कि सूर वंश का जो अंतिम शासक था वो था आदिल शाह, जिसको अंत में मुगल इसको भी पराजित कर देते हैं। तो इस प्रकार यहाँ पे सूर वंश का उदय किस प्रकार से हुआ और सूर वंश का अंत किस प्रकार हुआ, ये मैंने आपको डिटेल्स में यहाँ पे समझा दिया है। दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में, क्योंकि जो शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था हुआ करती वो काफी सुदृढ़ हुआ करती थी इसकी न्याय व्यवस्था के लिए और इसके प्रमुख निर्माण कार्य जो कि सड़क निर्माण था उसके लिए शेरशाह सूरी को आज भी जाना जाता है। तो शेरशाह सूरी के प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में जानना अति आवश्यक है, क्योंकि यहाँ से कई बार महत्वपूर्ण प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं और मैं आपको काफी डिटेल्स में दोस्तों हर लेक्चर यहाँ पे बताने का प्रयास करता हूँ ताकि आपका किसी भी प्रकार का प्रश्न एग्जाम में छूट ना सके। तो प्रशासनिक व्यवस्था अगर देखें शेरशाह सूरी की तो इसने प्रशासन को इस प्रकार से बांटा हुआ था। सबसे जो प्रमुख था वो था राजा, यानी सबसे ऊपर राज्य, और राज्य का जो प्रमुख हुआ करता था वो था शासक या राजा। राज्य को बांटा गया था सिकिया सरकार में। ये देखो महत्वपूर्ण है, क्योंकि अधिकांश अगर हम साम्राज्यों के प्रशासनिक व्यवस्था की बात करें तो राज्य को प्रांतों में बांटा जाता था, लेकिन यहाँ पे प्रांतों को सिकिया सरकार कहा गया है। तो शेरशाह सूरी ने राज्य को सिकिया सरकार में बांटा और सरकार के जो प्रमुख हुआ करते थे यहाँ पे दो प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए जाते। एक था सिकदार ए सिकदारन, सिकदार ए सिकदारन, और दूसरा था दोस्तों मुंसिफ ए मुंसिफान। ये आपको नोट करना है, ठीक है, मुंसिफ ए मुंसिफान। मैं लगातार यहाँ पे रिपीट भी करता रहता हूं ताकि आपको लिखने में कोई भी दिक्कत ना हो। तो सिकिया सरकार में दो प्रमुख अधिकारी नियुक्त किए जाते, सिकदार ए सिकदारन और मुंसिफ ए मुंसिफान। सिकदार ए सिकदारन जो कि सिकिया सरकार के सामान्य प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था, जबकि मुंसिफ ए मुंसिफान जो कि मालगुजारी की वसूली करता था। फिर सिकिया सरकार को बांटा गया था परगनों में, और परगनों के भी दो अधिकारी थे। एक था सिकदार
और दूसरा था यहाँ पे वो था मुंसिफ, या इसको आमिल भी कहा जाता है। तो दूसरा था यहाँ पे मुंसिफ। तो यहाँ पे सिकदार क्या करता है, ये भी साम्राज्य परगना का प्रशासनिक व्यवस्था देखता था, जबकि जो मुंसिफ होता था वो परगने की मालगुजारी की वसूली करता, मालगुजारी की व्यवस्था देखता था। मुंसिफ को आमिल भी कहा जाता था। और उसके बाद परगना में कई गांव आते और गांव का मुखिया जो प्रमुख होता है उसको कहते हैं मुखिया। तो इस प्रकार से अपने एक प्रशासनिक व्यवस्था बनाई थी शेरशाह सूरी ने। राज्य जिसका प्रमुख शासक हुआ करता, राज्य को बांटा गया था सिकिया सरकार में, जिसके प्रमुख सिकदार ए सिकदारन और मुंसिफ ए मुंसिफान दो प्रमुख अधिकारी यहाँ पे नियुक्त किए जाते प्रत्येक सिकिया सरकार में। सिकिया सरकार को बांटा गया था परगना में। परगना में भी दो अधिकारी नियुक्त किए जाते, सिकदार और मुंसिफ। सिकदार जो कि प्रशासनिक व्यवस्था को देखता था और मुंसिफ जो कि मालगुजारी व्यवस्था को देखता था। और परगना में कई गांव आते थे जहां का प्रमुख मुखिया कहलाता था। आगे बढ़ते हैं दोस्तों और बात करते हैं शेरशाह सूरी के जो प्रशासनिक व्यवस्था है उसमें प्रमुख विभाग कौन कौन से थे। तो दीवान ए वजारत, दीवान ए आरिज, दीवान ए ईसा, दीवान ए रिसालत, दीवान ए काजी और दीवान ए बरीद, ये प्रमुख विभाग थे शेरशाह सूरी की प्रशासनिक व्यवस्था में। क्या थे इनके मतलब, इनको देख लेते हैं। दीवान ए वजारत, ये था लगान और भू राजस्व विभाग, राजस्व विभाग। और यहां का जो अधिकारी होता था उसको कहते वजीर। दीवान ए वजारत, तो यहाँ का अधिकारी जो प्रमुख अधिकारी उसे वजीर कहा जाता था। और दीवान ए वजारत कौन सा विभाग है, जहां पर लगान और भू राजस्व के बारे में देखा जाता है, लगान व भू राजस्व विभाग से संबंधित विभाग। उसके बाद दीवान ए आरिज, यह सैन्य विभाग। सैन्य विभाग को शेरशाह सूरी के साम्राज्य में क्या कहा जाता था, तो इसको दीवान ए आरिज कहा जाता था। इसमें सैन्य का संगठन देखा जाता था या सेना की रसद, सेना की शिक्षा, ये यहाँ पे देखी जाती। और इसका जो प्रमुख हुआ करता था, प्रमुख अधिकारी सैन्य विभाग का या दीवान ए आरिज का, उसे आरिज ए दीवान कहा जाता था। आरिज ए मुमलिक, आरिज ए मुमलिक इसे कहा जाता था। सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमलिक, ये आपको नोट करना है। उसके बाद दीवान ए ईसा, ये लेखा जोखा संबंधी विभाग था। लेखा जोखा या डाक संबंधी विभाग दीवान ए ईसा। और इसका प्रमुख जो कहलाता उसको दवीर कहा जाता था। उसके बाद दीवान ए रिसालत, ये विदेश विभाग हुआ करता, विदेश विभाग। उसके बाद दोस्तों दीवान ए काजी, ये न्याय विभाग हुआ करता। और यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी होता उसको क्या कहा जाता था, काजी उल कुजात, काजी उल कुजात यहाँ का प्रमुख अधिकारी था। उसके बाद दीवान ए बरीद, ये था गुप्तचर विभाग, गुप्तचर विभाग। और यहाँ का जो प्रमुख अधिकारी हुआ करता, प्रमुख गुप्तचर विभाग का अधिकारी, उसको बरीद ए मुमलिक कहा जाता था, बरीद ए मुमलिक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट लीजिए दोस्तों। और एक बार मैं आपको रिपीट कर यहाँ पे बता देता हूँ। प्रमुख विभाग शेरशाह सूरी के दीवान ए वजारत, ये लगान व भू राजस्व विभाग था और इसका प्रमुख था वजीर। उसके बाद दीवान ए आरिज, एक सैन्य विभाग था, इसका प्रमुख था आरिज ए मुमलिक, सैन्य विभाग का प्रमुख आरिज ए मुमलिक। दीवान ए ईसा, ये लेखा जोखा या डाक संबंधी विभाग था, जहां पर लेखा जोखा रखा जाता था और इसका जो प्रमुख था वो था दवीर। उसके बाद दीवान ए रिसालत, ये एक विदेश विभाग हुआ करता था। उसके बाद दीवान ए काजी, ये न्याय विभाग था और यहाँ का जो प्रमुख था वो था काजी उल कुजात, काजी उल कुजात। और उसके बाद दीवान ए बरीद, ये गुप्तचर विभाग था जहाँ का प्रमुख था बरीद ए मुमलिक। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर हम आगे की ओर बढ़ते हैं। अब बात करते हैं शेरशाह सूरी के प्रशासन में भू राजस्व व्यवस्था किस प्रकार की थी और भूमि कितनी प्रकार की थी।
तो यहाँ पे अगर बात करें, भूमि को उत्पादन की दृष्टि से 3 भागों में बांटा गया था। अच्छी किस्म की भूमि, मध्यम और खराब भूमि। अगर बात करें लगान निर्धारण, तो भूमि पर जो भू राजस्व कर लिया जाता था उसको लगान कहा जाता था। और लगान निर्धारण की जो प्रणाली थी वो 3 प्रकार की हुआ करती थी। गल्लाबख्शी, नस्क या कनकूत और नकदी या जब्ती। अब प्रश्न यहां से इस प्रकार से बन सकता है कि शेरशाह सूरी के समय कौन सी लगान निर्धारण की प्रणाली सबसे प्रसिद्ध थी या सबसे ज्यादा प्रचलित थी? तो वो थी नकदी या जब्ती प्रणाली। इसमें लगान को नगद रूप में दिया जाता था। तो लगान निर्धारण की 3 प्रणाली प्रचलित थी, जिसमें नकदी या जब्ती प्रणाली का प्रचलन राज्य में सर्वाधिक था। उसके बाद भू राजस्व कर कितना लिया जाता था? तो ये उपज का 1/3 भाग लिया जाता था। यानी भू पर जितना उपज हुआ है उस उपज का 1/3 भाग भू राजस्व के रूप में या लगान के रूप में दिया जाता था। यहाँ पर रैयतवाड़ी व्यवस्था भी प्रचलित थी। शेरशाह सूरी ने रैयतवाड़ी व्यवस्था का भी प्रचलन किया था। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था दोस्तों आपको ब्रिटिश काल में भी देखने को मिलेगी। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था क्या थी? इसमें किसानों से सीधा प्रत्यक्ष संपर्क होता था। किसका? राज्य का। क्या होता है, देखो मैं यहाँ पे आपको समझाने का प्रयास करता हूं कि जैसे ये किसान है, तो किसानों के ऊपर क्या होते हैं? बहुत सारे जमींदार होते थे। ये जमींदार किसानों से कर लेते और उस भू राजस्व कर को अधिकांश हिस्सा अपने पास रखते थे और कुछ फिर राज्य को सौंपते थे। तो शेरशाह सूरी ने क्या किया? सीधे राज्य और किसानों के मध्य प्रत्यक्ष संपर्क साधा और इस व्यवस्था को कहा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो इसमें अब किसान सीधे भू राजस्व कर 1/3 भाग किसको देगा? वो देगा प्रशासन को, राज्य के अधिकारियों को। अब वो इन जमींदारों को कर नहीं देगा। तो किसानों से प्रत्यक्ष संपर्क साधा गया रैयतवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से। और ये रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में प्रमुख योगदान किसका था? वो था टोडरमल का। टोडरमल को आप अकबर के शासन काल में भी देखेंगे। टोडरमल जिसकी जो प्रणाली थी, भूमि मापन प्रणाली या जो भू राजस्व प्रणाली थी, वो काफी प्रसिद्ध थी। तो टोडरमल को आप अकबर के शासन काल में भी देखेंगे, लेकिन टोडरमल शेरशाह सूरी के दरबार में भी था। ये आपको नोट करना है। आ सकता है कि अकबर का वह दरबारी जो शेरशाह सूरी के दरबार में भी था, तो वो था टोडरमल। तो रैयतवाड़ी व्यवस्था को लागू करने में टोडरमल का भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। भूमापन विधि कौन सी थी शेरशाह सूरी के समय? तो वो था सिकंदरी गज। सिकंदरी गज के माध्यम से भूमापन किया जाता था। और सिकंदरी गज की अगर मापन की बात करें तो 30 अंगुल या 32 गज के बराबर एक सिकंदरी गज हुआ करता था। तो सिकंदरी गज का प्रचलन एक भूमि मापन विधि थी शेरशाह सूरी के प्रशासन में या शेरशाह सूरी के शासनकाल में। आगे बढ़ते हैं। निर्माण कार्य की अगर बात करें तो कुछ प्रमुख निर्माण कार्य कराए हैं शेरशाह सूरी ने। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है सड़कों का निर्माण। शेरशाह सूरी ने 3 प्रमुख सड़कों का निर्माण कराया था। बंगाल के सोनार गांव से सिंध तक, जिसको आज जीटी रोड के नाम से भी जाना जाता है। जीटी रोड, ग्रांड ट्रंक रोड, जीटी रोड के नाम से इसको जाना जाता है। लॉर्ड डलहौजी ने इसका ये नाम रखा था। और प्राचीन भारत में इसका नाम क्या था? बंगाल के सोनार गांव से सिंध तक जो ये सड़क जाती, इसका नाम था उत्तरापथ। चलो यहां पे लिख देता हूं मैं, ये थी उत्तरापथ। और लॉर्ड डलहौजी ने इसका नाम क्या रखा? जीटी रोड यानी ग्रांड ट्रंक रोड। वर्तमान में ये NH1 और NH2 के नाम से जानी जाती है। दूसरी जो सड़क थी वो थी आगरा से जोधपुर और चित्तौड़गढ़, और तीसरी सड़क लाहौर से मुल्तान। तो ये 3 प्रमुख सड़कों का निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। सड़कों के किनारे इसने सराय का निर्माण कराया। और जो सराय हुआ करते या धर्मशाले आप समझ सकते हैं, कुल मिला के ये यात्रियों के ठहरने के लिए थे। तो प्रत्येक 8 किलोमीटर की दूरी में अगर बात करें कोस की, तो प्रत्येक 2-2 कोस की दूरी के मध्य या प्रत्येक 8 किलोमीटर के मध्य ये सराय का निर्माण कराया गया था शेरशाह सूरी के माध्यम से। प्रमुख इतिहासकार डॉक्टर कानूनगो कहते हैं कि शेरशाह सूरी की सड़कें और इसके सराय इसके साम्राज्य की धमनियां हुआ करती थी। तो ये महत्वपूर्ण
कथन है डॉक्टर कानूनगो प्रसिद्ध इतिहासकार का, ये आप नोट यहाँ पे कर सकते हैं। उसके बाद सासाराम बिहार में, ये हो गया है, सासाराम बिहार में मकबरा निर्माण कराया किसने? शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ है? वो है सासाराम बिहार में। और बिहार में रोहतासगढ़ किले का निर्माण भी किसने कराया? वो कराया था शेरशाह सूरी ने। मुद्रा की बात करें तो इसने चांदी के सिक्के चलाए जिसको रुपया कहा जाता था, और तांबे के सिक्के जिन्हें दाम कहा जाता था। चांदी के सिक्के काफी प्रचलित हुए थे शेरशाह सूरी के, जो कि काफी समय तक इनका प्रचलन भी रहा था। न्याय व्यवस्था तो विभिन्न स्थानों पर काजी की नियुक्ति की गई थी शेरशाह सूरी के माध्यम से। और इतिहासकार ऐसा भी मानते हैं कि अगर कोई न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी शेरशाह सूरी के शासनकाल के दौरान कि अगर कोई बुजुर्ग स्त्री एक टोकरी में कुछ लेकर कहीं जा रही है, कहीं सफर कर रही है, तो वहां पर डाकुओं और चोरों की ये हिम्मत नहीं होती थी कि वो उस बुजुर्ग स्त्री से उसको छीन सके, क्योंकि शेरशाह सूरी की न्याय व्यवस्था इतनी सुदृढ़ थी। तो ये था दोस्तों शेरशाह सूरी का प्रशासन, और कंप्लीट मैंने आपको सूरी साम्राज्य में शेरशाह सूरी के बारे में बता दिया है, किस प्रकार शेरशाह सूरी ने सूर साम्राज्य की स्थापना की और किस प्रकार से उसकी प्रशासनिक व्यवस्था थी। तो इसका भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, बाकी आप अपने नोट्स अच्छे से तैयार यहाँ पे कर सकते हैं। और मैं यहाँ पे जो एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बता देता हूँ, क्योंकि हर चीज यहाँ पे लिखी नहीं जाती है, तो जो भी यहाँ पर एक्स्ट्रा फैक्ट आपको बताए जाते हैं वो भी आपको नोट करने हैं। काफी डिटेल्स में आपको यहाँ पे बताया जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको लेक्चर पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।